लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं जी। और ये कुछ बच्चे खड़े हुए क्यों नजर आ रहे हैं भाई? ये टेस्ट का डिफॉल्ट है? अच्छा जी। जी बेटा, आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया? आपका अकाउंटिंग का पेपर, बैठ जाइए आप। जी बेटा, आप आई नहीं थी उस दिन? बैठिए आप भी। जी बच्चे, आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया? आप उस दिन कॉलेज भी नहीं आए हुए थे। जी हाँ जी। नहीं, तुम तो रोज क्लास में होते हो। बस उसी मुश्किल से टेस्ट भी देना, उसी मुश्किल से टेस्ट भी देना, क्योंकि क्लास पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल जीरो फायदा है अगर आपने टेस्ट नहीं देना तो। और टेस्ट हमारी मतलब ऑप्शनल एक्टिविटी नहीं है, ये पार्ट ऑफ द पैकेज है कि आप इसी टेस्टिंग सिस्टम से गुजरेंगे, इसी सारे निज़ाम में से गुजरेंगे तो इंशाल्लाह ताला पहली अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे 100% अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन अगर आप इस तरह करेंगे, अच्छा जी टेस्ट कभी दे दिया कभी नहीं दिया, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। बैठ जाए जी। ये ऐसे तो कंप्लीट कभी भी नहीं होना। अभी तो हमने ये टेस्ट की मार्क्स पे तो कोई डिस्कशन नहीं कर रहे। सबसे पहला रिदम आपने तोड़ना है कि इस चीज से बाहर आना है कि यार टेस्ट मैं दे दूं कि ना दूं, चलो इस दफा अगली दफा दे दूंगा, इस वाले उससे बाहर आना है आपने। जी बच्चे बैठ जाओ फिर। जी पेपर है अकाउंटिंग का। हाँ जी, लेक्चर रहते थे तो लोग तो होंगे ना ऐसे, इस दफा हो जाएंगे पूरे। जी अकाउंटिंग का पेपर रहता है, तो अकाउंटिंग का पेपर रहता है तो चलो कोई बात नहीं है। कब है पेपर? 20 को। ओके। अच्छा देखिए, अब हमने जी बच्चे हैं आए नहीं थे, चलो भाई तशरीफ ले आया करो, फिर यही कह सकते हैं। अच्छा अब ऐसा है कि क्योंकि ये पहला टेस्ट है, आपको अभी मालूम नहीं है कि हम कैसे इस सिस्टम को चला रहे हैं। हम यहाँ पढ़ाने के लिए आते हैं ना, जाहिर है हमें 20-20 22-22 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, तो हमें इस पढ़ाने के लिए कोई अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ रही होती। हम क्लास में आए हैं, पढ़ा देंगे। हाँ, हमेशा एक टीचर की कोशिश होती है कि वो फिर भी लेक्चर देख कर आता है, हमेशा टीचर की एक आदत होती है। लेकिन ये लेक्चर देखना शायद मैक्सिमम 10 मिनट होगा, बाद दफ़ा 10 भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक हैबिट बनी होती है कि मैंने कल क्या पढ़ाना है, एक नज़र इसको डाल रहा हूँ। कहने का मतलब ये, आपको ये लेक्चर पढ़ाने के लिए मुझे शायद 5 मिनट घर पर देने पड़ेंगे, लेकिन आपका टेस्ट लेने के लिए कम से कम 2 से 2.5 घंटे रिक्वायर्ड है टीचर को, जो वो घर में एलोकेट कर रहा है अपने टाइम में से। और अगर आप उसे सीरियस ही नहीं ले रहे हैं, कोई फायदा भी नहीं है, उसका कोई हासिल उसूल ही नहीं है। आप जैसे जैसे टेस्ट देंगे ना, आपको टेस्ट में बैठ के मजा आएगा, आपको पता चलेगा कि ऐसे नहीं है बस उठा के दे दिया जी, जो क्लास में पढ़ा हुआ था वही आ गया जी, ऐसे ऐसे नहीं। टेस्ट क्रिएटिव होंगे, टेस्ट बाकायदा डिजाइंड हुए होंगे, उसका पूरा सोल्यूशन तैयार होगा, उसकी मार्किंग की तैयार होगी, उसके वो चारों डॉक्यूमेंट तैयार होंगे जो आईकैप तैयार करता है। अब अगर इतनी एफर्ट हमने लगानी है और आपने आगे कह देना सर मैं तो उस दिन आया नहीं था, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए स्कीम ऐसे चलेगी, जो बच्चा टेस्ट नहीं देगा हम उसे फाइन तो नहीं कर रहे हैं, फाइनेंशियल फाइन नहीं कर रहे हैं, फाइनेंशियल फाइन आपके ऊपर गवर्नमेंट्स ने बहुत लगा दिए हैं, ठीक है ना, तो हमारे लगाने की गुंजाइश बची नहीं है। लेकिन हमारा टेस्ट डे है ट्यूसडे, ऐसे ही है ना, तो वेंसडे को भाई आप लगाया करेंगे क्लास में फिल्टर, और एक बेंच बना दें तो सेपरेट, जिस बेंच पे फिर वो बच्चे खड़े होकर क्लास लेंगे पूरा वीक जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया। जब तक आप अगला टेस्ट देंगे नहीं, जब तक आप क्लास में आना चाहें, बिस्मिल्लाह, आपकी पढ़ाई जाया ना हो, लेकिन आप क्लास खड़े होकर लेंगे। डन है? खामोश हो गए सारे? डन है? या कोई बच्चा लिख कर दे दे कि सर आपकी जिम्मेदारी नहीं हमें पास कराना, आप पढ़ाए आराम से, हम खुद ही तैयारी कर लेंगे, उसको भी कुछ नहीं कहेंगे, वो टेस्ट ना दे कोई बात नहीं।
लेकिन जो बच्चे इस एजम्पशन से आए हैं कि यार हमने कॉलेज में दाखिला लिया है, ये टीचर हमें असिस्ट करेगा इंशाल्लाह ताला पास करवाने में, और हम इसकी क्लासेस पढ़ेंगे और पहली अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे, तो फिर तो कहीं हमें ही आपको रेगुलेट करना पड़ेगा ना, कहीं हमें ही जोर लगाना पड़ेगा, कहीं हमें ही डिसिप्लिन में आपको लेकर आना पड़ेगा। इसलिए ये बात बड़ा क्लैरिटी से समझ लें कि टेस्ट ऑप्शनल बात नहीं है। टेस्ट इस पैकेज का हिस्सा है जो कि आपने फॉलो करना ही करना है। वैसे आपने बहुत ज़्यादा बच्चों ने माशाल्लाह टेस्ट दिया हुआ है, बड़ी अच्छी बात है, मोर देन 90% बच्चों ने टेस्ट दिया हुआ है। तो बस वही 10% को थोड़ा सा धक्का लगाने की ज़रूरत है, और जिन्होंने इस दफ़ा दिया उन्होंने अगली दफ़ा भी देना है, ठीक है ना, वरना फिर आप खड़े होकर क्लास ले रहे होंगे। अच्छा जी, हम चैप्टर नंबर 3 का आगाज़ किया था हमने। सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखे थे, फॉर्मेशन के एतबार से, इन्फोर्सेबिलिटी के एतबार से, और फिर परफॉर्मेंस के एतबार से। आपने देखा कल के एग्जामिनर कमेंट में आपको ये बात भी नजर आई कि बच्चा तो अभी यहीं फंसा हुआ है कि वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है ना। इसका मतलब है हमें सारी बातों का ख्याल करके आगे चलना है, सारी चीज़ों को साथ लेकर चलना है, फिर ही हमें बातें समझ आएंगी। फिर हम इससे थोड़ा आगे चले तो हमने बात की एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एसेंशियल्स जो थे वो हम पिछले चैप्टर में पढ़ाए थे, मसलन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, व्हाट इज वैलिड ऑफर, व्हाट इज वैलिड एक्सेप्टेंस, लीगल रिलेशनशिप, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। लेकिन यहां से इस चैप्टर में आगाज हुआ कॉम्पिटेंसीज ऑफ पार्टी। तो हमें पता चला हु इज कॉम्पिटेंट एंड हु इज नॉट कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंसीज ऑफ पार्टी में कितनी बातें थी? 3 बातें थी। नंबर 1 मेजर हो, नंबर 2 साउंड माइंड हो, नंबर 3 फिर हमने कंसिडरेशन की बात की। हमें पता चला कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन नहीं हो सकता। इसके ऊपर अभी हम तफसील भी पढ़ेंगे, लेकिन जो अभी तक हमने कंसिडरेशन की बातें सीखी वो 3 बातें सीखी थी कि कंसिडरेशन का प्रेजेंट होना जरूरी है, कंसिडरेशन का लीगल होना जरूरी है, लेकिन कंसिडरेशन का फेयर मार्केट वैल्यू होना जरूरी नहीं है। फिर हमने फ्री कंसेंट देखी। हमने कहा यार आप जब कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना तो उसमें फ्री कंसेंट होनी चाहिए। ऑफर आप करवा रहे हो, लेकिन क्या वो ऑफर फ्री कंसेंट से है, या आप एक्सेप्टेंस कर रहे हो, क्या वो एक्सेप्टेंस फ्री कंसेंट से है? तो लॉ ने फ्री कंसेंट को भी नेगेटिवली डिफाइन कर दिया था। उसने कहा था कंसेंट इज नॉट सेड टू बी फ्री इफ इट इज ऑब्टेन्ड बाय कोएशन, अंडर इन्फ्लुएंस। शाबाश, 5 बातें लॉ ने कर दी, ठीक है ना। अगर आप ऐसे रिविजिट घर भी जाकर करते रहेंगे अपने चैप्टर्स को तो आपको चीजें याद रहेंगी और 100% याद हो जाएंगी। ना फ्री कंसेंट समझ आ रही हो ना अगर कि ये चीज फ्री कंसेंट है कि नहीं है, तो उस्मान डार की प्रेस वो इंटरव्यू देख रहे हैं आप, क्या इतराज कर रहे हैं लोग? यही इतराज कर रहे हैं ना कि यार ये क्या इन्होंने अपनी मर्जी से इंटरव्यू दिए हैं या के दिलवाए गए? और समझ आ रही ना। इसका मतलब है फ्री कंसेंट एक बड़ी अहम इंग्रेडिएंट है किसी भी बयान का, किसी भी बात का, किसी भी उसका। इसी तरह क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ भी पार्टी की फ्री कंसेंट होना जरूरी है। ये नहीं है आपने मार से, धौंस से, डरा के कोई आपने बात कहलवाई हुई है, क्या है वो ऑफर है, क्या है वो एक्सेप्टेंस है, उसकी कोई वैल्यू फिर नहीं होगी डेफिनेटली। अच्छा जनाब, लॉफुल ऑब्जेक्ट नॉट एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड एज सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ एंड लीगल फॉर्मेलिटी। फिर हम इन सारी बातों को आगे लेकर चल रहे हैं और हम तकरीबन पहुंच गए थे माइनर से रिलेटेड। फिर हमने बातों को काफी ज्यादा टेकअप किया और मैं उम्मीद करता हूं, अगरचे ये उम्मीद पता नहीं ठीक है भी या नहीं है, कि कल आपने जाके इस केस स्टडी को लिख कर देखा होगा। अगर हम थोड़ा सा ईमानदारी का दामन ना छोड़ें तो जरा हाथ खड़ा करके बताएं कितने बच्चों ने इसे कल लिख के देखा जाकर। आप देखें ये 10% बच्चे हैं। दोबारा हाथ खड़ा करें। दैट इज द कोर रीजन। आप सबको अगर बी लॉ में कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो सिर्फ एक आ सकती है, सिर्फ एक आ सकती है। मैं अल्लाह ताला की मेहरबानी
की वजह से बात कर रहा हूँ, किसी गुरूर में उसमें नहीं कह रहा। ये नहीं हो सकता कि बी लॉ में कोई एक लाइन ऐसी आए कि जो आपको समझ ना आए, और ये भी नहीं हो सकता जो आपको याद ना हो। मैंने याद भी क्लास में करवा देनी है, लेकिन एक प्रॉब्लम फिर भी रहनी है, लिखना आपने है। उस लिखने की तरफ आप आते नहीं। यानी मैं ये बेड़ा उठा सकता हूं कि आप कहना सर हमारे से नहीं घर जाके पढ़ा जाता। मैं कहता हूं यार ना पढ़ो, कोई बात नहीं, डिसाइड कर लें कि सर हमने घर नहीं पढ़ा करना, ओके डन, कोई बात नहीं, बिल्कुल आप किताब ना खोलें, मैं याद सारा काम यहाँ क्लास में याद करवा दूंगा, अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी। लेकिन लिख नहीं सकता मैं, लिखना आपने है। और आपका कोर एरिया, लिखने का कोर एरिया, आपका मसला राइटिंग स्किल ना होना है, उसी की आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे घर जाके। तो अब ये सारा आपको ड्राफ्ट करना आ गया, सारा कुछ आ गया, लेकिन फिक्रे कब जुड़ेंगे? फिक्रे तो जब ही जुड़ेंगे जब आप लिखेंगे। निकालें कॉपी सब लोग जनाब, लिखें इसका आंसर। जी ऑनलाइन वाले भी निकाल लें, उन्होंने भी माशाल्लाह नहीं लिख रखी है, ठीक है ना। ऑनलाइन में आप इनसे ज्यादा बच्चे बैठे हुए हैं माशाल्लाह, और लेकिन लिखा आपने भी नहीं हुआ, ये हमें पता है। तो आप भी अभी लिख लें जनाब, लिखें जनाब, लिखना शुरू करते हैं। अच्छा, ये सोच के लिखना, ये आपने पढ़ना भी है, ठीक है ना। ऐसा जरूर लिख लेना कि कम से कम आप पढ़ सको कि क्या लिखा है, क्योंकि ये भी मैंने पढ़वाना है आपसे सबसे पहले। चलें जनाब, लिखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन आ गया आपके सामने, मोबाइल पे भी ओपन कर सकते हैं सॉल्यूशन की बजाय क्वेश्चन। जी लिख सकते हैं, आप किसी भी तरह लिख सकते हैं। असल में लिखना ऐसे ही आउटलाइंस की शक्ल में है, क्योंकि 5 मार्क्स में हमें बस बड़ा आसान, मैंने कल तरीका बताया था, मार्क्स को 1.5 से मल्टीप्लाई करें, बस इतना टाइम है, इसमें लिख लें जितना भी लिख सकते। एक सबसे आसान टोटका ही है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, तो क्या आंसर आ गया जी? 7.5 मिनट है। पढ़ने से लेकर लिखने तक 7.5 मिनट है। इस सवाल के इस पार्ट पर रहने के 7.5 मिनट हैं, तो खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन साथ ही मैंने आपको कहा था कि बी लॉ का एक ऐसा पेपर है जिसमें टाइम शॉर्ट नहीं होता, MCQs आ जाते हैं, बाकी चीजें आ जाती हैं, बहुत सी चीजें बिल्कुल टू द पॉइंट लिखनी है, इसलिए टाइम का कोई खास कंस्ट्रेंट नहीं है। मसलन अकाउंटिंग है ना, आप हो सकता है आप कहें कि सर मेरा, अक्सर बच्चे कहते हुए नजर आएंगे कि सर पेपर तो आता था, मैं मैनेज नहीं कर सका। लेकिन बी लॉ में ऐसा नहीं होगा कि आपके जब पेपर आता था और मेरे से सॉल्व नहीं हुआ, मैं मैनेज नहीं कर सका, टाइम शॉर्ट हो गया, बी लॉ में ऐसा नहीं होता। बस यही आजकल अब फैशन में यही है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स, बस दैट्स इट। ऐसे ही सारे पार्ट्स ऐसे ही आते हैं। लिखना शुरू करो भाई। जी बच्चे, आप किसका वेट कर रहे हो लिखने के लिए? लिखें।
लिखें, शाबाश। इतना टाइम होगा नहीं, मतलब 5 मिनट में हम ये काम जनरली नहीं करते, बल्कि क्वेश्चन राइज करने की बजाय हम दोनों अल्टरनेटिव का आंसर दे देते हैं कि अगर ये नेसेसिटीज ऑफ लाइफ थी तो ये, नहीं थी तो ये। इस तरह के स्टाइल में हम यही बात कर रहे होते हैं रादर देन क्वेश्चन रेज करने के। भाई शुरू करो, तुम्हारी वजह से सारों को लिखना पड़ गया, तुम फिर फैसे बैठे हो हैं। ये आपने लिख लिया? अभी लिखा कि पहले लिखा? कल लिखा था। ऐसे लिखना है, प्रोविजंस ऑफ एक्ट, यानी है ना प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का सी बड़ा, एक्ट का ए बड़ा, फिर फुल स्टॉप। वेरी गुड, ठीक है, शाबाश। चलें, आपको एहसास यही दिलाना था कि भाई आपको लिखकर देखना है। जैसे कोई बंदा एक्सरसाइज ना करता हो तो जिम चला जाए तो उसके सांस फूल जाएगा। आप देखें, आप सब कर, क्योंकि आपको लिखने की आदत नहीं है। अब आप सोच में पड़े हैं कैसे लिखूं। हालांकि अभी 5 मिनट पहले आप एज्यूम करके बैठे थे कि समझ तो आ गई हुई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है वहां समझ आपसे पूछनी थोड़े उन्होंने, वो तो लिखवानी है। तो वो लिखकर ही मसला हल होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आज सारे बच्चे आप घर जाकर इसको एक मर्तबा लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक होगी बात? आगे चलते हैं ताकि हम थोड़ा सा एग्रीमेंट बाय द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। हमने कहा था कैपेसिटी की बात हो रही है ना, माइनर का जिक्र हो गया, और दूसरा जिक्र किसका था? हु इज कॉम्पिटेंट, मेजर हो, साउंड माइंडेड हो, हु इज अनकॉम्पिटेंट, इनकॉम्पिटेंट, माइनर हो। माइनर से रिलेटेड सारी बातें कर ली। अब दूसरा टॉपिक आ गया अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड के साथ अगर हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो लॉ उसको कैसे देखेगा, कैसे लेकर चलेगा? Who is said to be sound mind? A person is said to be of sound mind at the time of contract if he is capable of understanding it and capable of forming a rational judgment regarding his interest. वो कहते हैं कोई आदमी लॉ की नजर में साउंड माइंड कब है और अनसाउंड माइंड कब है? वो कहते हैं जिस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है या बोल रहा है वर्बली, यानी एक्सेप्टेंस एंड एग्रीमेंट के दरमियान में, ऑफरिंग एंड एक्सेप्टेंस के टाइम पर वो बंदा क्या हो, उसमें ये दो क्वालिटीज मौजूद हो। कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, उसे समझ आ रहा हो कि मैं घर बेच रहा हूं, और उसे घर बेचने का मीनिंग पता हो कि यार मैं घर बेच रहा हूं तो ये किसी और का हो जाएगा, मैं यहां से अपना निकलूंगा, ये मेरी ओनरशिप में नहीं रहेगा, ये बात उसे पता हो। नंबर 2, कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट रिगार्डिंग हिज, और उसे अपने फायदे और नुकसान को जज करने की जो बिल्ट इन अल्लाह ने हमारे अंदर एक सलाहियत रखी है, ये उसके अंदर मौजूद हो। आमतौर पर जो शख्स बेचारा मेंटली डिसऑर्डर का शिकार है, उसे तो नहीं पता कि मैं घर बेच रहा हूं तो इसका क्या मतलब है, या उसे कहते हैं यार ये 10 रुपए का घर बेचना है। अब उसको ये नहीं पता कि 10 रुपए का मतलब क्या है, 1 करोड़ का मतलब क्या है, इसकी मार्केट वैल्यू क्या है।
ये बातें उसे नहीं पता है। तो लॉ इस तरह, लॉ किसी मेडिकल सर्टिफिकेट से नहीं उसको ले रहा, बल्कि अगर किसी शख्स में ये दो क्वालिटीज मौजूद हैं एट अ टाइम, क्योंकि लफ्ज एंड लगा हुआ, अगर ये दोनों क्वालिटीज उस वक्त मौजूद हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो लॉ उसको ट्रीट करता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसने किया है, साउंड माइंड ने किया। Who is said to be unsound? Unsound minded कौन है? A person is said to be of unsound mind at the time of contract if he is not capable of understanding it or not capable of forming a rational judgment regarding his interest. यहाँ लॉ ने और लगाया है, इन दोनों में से अगर कोई एक बात भी उसमें मौजूद है वो अनसाउंड माइंड हो गया, इसके कॉन्ट्रैक्ट की कोई हैसियत बची नहीं है। बात क्लियर हुई है? लेकिन साउंड माइंड होने के लिए ये दोनों क्वालिटी मौजूद होनी चाहिए, एंड के साथ लिखा है लॉ ने। लेकिन एब्सेंट की सूरत में इन दोनों में से अगर एक बात भी एब्सेंट हो जाएगी तो बंदा अनसाउंड माइंड हो जाएगा। अब देखिए, बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप रोज का काम रोज करके चल रहे होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, कहीं आप दुश्वारी का शिकार नहीं होंगे। लेकिन अगर आप ये सारी चीजें कम्युलेट कर लेंगे तो लॉ का अगर आप आई कैप का एवरेज रिजल्ट देखें तो वही 40-42% नजर आता है, 40 कहते हैं आप एवरेज, 60% बच्चे फिर फेल हो जाते हैं। हालांकि जनरल इंप्रेशन क्या है कि लॉ एक छोटा सा सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, इसका मतलब है कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स है ना जिसमें से 60% ऑफ द स्टूडेंट गुजर जाता है, और एक ऐसा सब्जेक्ट जिसे जनरली हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये आसान सब्जेक्ट है, वो उसमें भी फेल हो जाते हैं। रीजन इस रिदम को फॉलो ना करना है। छोटी छोटी बातें आ रही हैं, अब आज जाकर आप ये दोनों बातें याद करना चाहें, अभी हम क्लास में अगले 2 मिनट और इस पे स्पेंड करें तो आपको याद हो चुके हैं। Who is said to be sound mind? A person is said to be sound mind, और sound mind हमेशा लॉ कैसे देखता है? At the time of contract. कॉन्ट्रैक्ट के टाइम को देखना हमने, पहले और बाद में नहीं देखना। जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उस वक्त इस बंदे की मेंटल पोजीशन क्या थी। अच्छा जी, अनसाउंड माइंड, अब वो कहते हैं जो अनसाउंड माइंड है ना, ये 3 तरह के लोग हैं। वन इज कॉल्ड स्पेसिफिक पर्सन। स्पेसिफिक पर्सन, इसको लॉ इडियट भी बोल देता है। परमानेंट इंसैनिटी विद नो इंटरवल ऑफ सेंसेस, यानी ये ऐसे मेंटली डिसऑर्डर का लोग शिकार जो हैं, जो परमानेंट मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हैं और ये कभी भी अपने सेंसेस में नहीं आते, इसको लॉ क्या कहता है? इडियट। ठीक है, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किसी वक्त भी नहीं किया जा सकता क्योंकि ये किसी वक्त भी अपने सेंसेस में मौजूद नहीं होते। अब जब भी इनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इनकी कैपेसिटी लॉ ने खत्म कर दी है, दे कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ताकि कोई इनकी जायदाद ना हथिया ले, कोई इनकी चीज ना हथिया ले। क्योंकि हो सकता है कि कोई शख्स अच्छा भला हो, उसके नाम पे गाड़ी भी हो, घर भी हो, बाद में किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हुआ और अब परमानेंट मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो गया। तो लॉ इसको भी माइनर की तरह पैम्पर कर रहा है, इसका राइट टू कॉन्ट्रैक्ट विड्रॉ करके, ताकि लोग इसके एसेट्स, इसकी जायदाद ना हथिया लें। तो कहें जनाब इसलिए तो ने तो कॉन्ट्रैक्ट किया था। दूसरा बंदा लॉ कहता है लुनेटिक, मेंटल स्ट्रेन और डिजीज विद पॉसिबली सम इंटरवल ऑफ, कुछ ऐसे लोग जिन्हें खुदा ना खास्ता कभी दौरा पड़ जाता है, जब वो दौरा पड़ा हुआ हो उन्हें, उस वक्त उन्हें अपने सेंसेस नहीं होते, दे कैन नॉट फॉर्म अ रैशनल डिसीजन, वो अपने इंटरेस्ट को उस वक्त वॉच नहीं कर सकते, वो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं समझ सकते। लेकिन 2 दिन बाद, 4 दिन बाद फिर ये ठीक हो जाते हैं और फिर नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगते हैं, अनटिल एंड अनलेस के खुदा ना खास्ता फिर दोबारा इन्हें ये दौरा ना पड़ जाए। इस तरह के लोग जिनकी मेंटल कैपेसिटी जो है वो कभी बहुत अच्छी हो जाए और कभी टके की ना रहे, इसको लॉ क्या कह रहा है? यानी हमारी क्रिकेट टीम की तरह ही हो ना कि कभी वो दुनिया का हाईएस्ट स्कोर भी वर्ल्ड कप का चेज कर ले और कभी वो बिल्कुल ही ढेर हो जाए। ठीक है ना? तो लॉ कह रहा है कि यार इनके लिए क्या नाम रख दिया हमने? ल्यूनेटिक। इनको अलग से देखते हैं। फिर 30 नहीं, गुस्से में इस कैटेगरी में नहीं आएगा।
वो कुछ और बातें हैं, मुझे मैं क्लास में डिस्कस करना मुनासिब नहीं, मैं सेपरेट अब मेरे से डिस्कस करेंगे तो फिर बताऊंगा। कोई ऐसा शख्स जिसने कोई ड्रिंक किया हुआ है और उस वक्त उसकी कोई 10 मिनट 15 मिनट घंटे 2 घंटे मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, उसने कोई नशा ऐसे किया हुआ है, कोई ड्रग ऐसे ली हुई है, लेकिन उस वक्त वो उस कंडीशन में है, या कोई ऐसा बीमारी आई है, कोई ऐसा बुखार आया है, कोई ऐसे टेम्परेचर पे बॉडी चली गई है जहां उसका उस टाइम कुछ देर के लिए कुछ दिनों के लिए माइंड काम नहीं कर रहा। अब असल में लॉ क्या कहना चाह रहा है? लॉ कहना ये चाह रहा है यार ये बंदा तो कभी भी इस कैपेसिटी में नहीं होता कि कॉन्ट्रैक्ट कर सके, इसके साथ तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। ये जो बंदा है ये कभी ठीक होता है, कभी नहीं ठीक होता। जब ठीक होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट कर लें कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। जिस वक्त इसका मतलब है जब आप इस तरह के बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये ख्याल करना पड़ेगा कि कल को मुझे साबित करना पड़ सकता है कि जब मैंने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था उस वक्त ये ठीक था, क्योंकि इसके पास ये ऑप्शन है, ये कॉन्ट्रैक्ट करके बाद में कहे जनाब मैं तो उस वक्त दौरा पड़ा हुआ था। तो आपको ये ख्याल करना पड़ेगा कि यार ये वाला बंदा, लॉ ये कह रहा है कि जब ये ठीक है जब मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं, यही स्टेटस इसका है कि जिस वक्त इसने ड्रिंक ना किया हो, कोई ड्रग्स ना ली हुई हो, कोई और ऐसा बहुत मसला ना हो, जिस वक्त इसकी मेंटल कैपेसिटी क्या हो गई हो, कर्टेल हो गई। इसी बात को लॉ अब ऐसे कह रहा है। अब इसमें मेन सबसे अहम बात, स्पेसिफिक पर्सन तो हमें समझ आ गया, इसके साथ तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, यानी जो परमानेंटली डिसऑर्डर का शिकार हैं उनके साथ आप परमानेंटली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब कोई और तफसील नहीं आएगी डेफिनेटली। तो ल्यूनेटिक को देखते हैं। अ पर्सन हु इज नॉट permanently of unsound mind but during specific period he is of sound mind is regarded as, यानी किसी टाइम वो शख्स साउंड माइंडेड हो जाता है और किसी टाइम अनसाउंड माइंडेड हो जाता है। इसको लॉ क्या कह रहा है? ल्यूनेटिक। फिर एक टर्म लॉ इस्तेमाल करता है ल्यूसिड इंटरवल, और एक टर्म इस्तेमाल करता है इंसैनिटी इंटरवल, the period during which insane person regains insanity, यानी जब इसको सेंसेस वापस आ जाएं, जब इसकी अकल काम कर रही हो, जब इसका दिमाग काम कर रहा हो, यानी जब लॉ की नजर में ये क्या ले, रीगेन द लीगल कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अब इसके सेंसेस काम कर रहे हैं इस वक्त। इसके अंदर वो दो क्वालिटीज पैदा हो गई हैं। कौन कौन सी? ही कैन कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड कैपेबल ऑफ forming a rational decision regarding his interest। ये दो क्वालिटीज अब इसके अंदर मौजूद हैं। जिस वक्त ये दो क्वालिटीज मौजूद हैं, लॉ उसको क्या कह रहा है? ल्यूसिड इंटरवल। इसका मतलब है ये वो टाइम फ्रेम है जिस वक्त इस बंदे का अकल और दिमाग काम कर रहे हैं। What is insanity interval? The period of mental illness of such a severe nature during which a person cannot distinguish fantasy from reality। अब उसे एक ख्वाबो ख्यालों वाली जिंदगी और एक रियलिटी की जिंदगी में कोई फर्क नजर ना आ रहा हो, यानी वो दो चीजें अब ये नहीं कर सकता। कौन सी दो चीजें? ना तो ये कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट है और ना फॉर्मिंग अ रैशनल डिसीजन रिगार्डिंग हिज इंटरेस्ट। पर्सन लूजेस हिज लीगल कैपेसिटी टू। अब ये इंटरवल में ये बंदा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जब अदालत में पहुंचेंगे तो अदालत इसको क्या कर देगी? वॉइड करा देगी, क्योंकि ये बंदा या इसके जो वर्सा होंगे वो फौरन से ये रेज करेंगे कि जनाब जिस वक्त इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था ये तो मेंटल डिसऑर्डर का शिकार था, इसके कॉन्ट्रैक्ट की कोई अहमियत नहीं है। जी ये वाइड एबिनिशो कह लें आप, इसको ऐसे भी कह सकते हैं आप। जाहिर है लॉ ने मना कर दिया तो जो चीज शुरू से ही गलत है उसको वाइड एबिनिशो भी कह सकते हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा जी। अब यही सारी बातें जो मैं बोल रहा था वो यहाँ मैंने अलग अलग पॉइंट बनाकर लिख दिए हैं ताकि आपको कुछ जुमले मिल जाएं कहीं लिखने के लिए।
A person who is usually of unsound mind but occasionally of sound mind may make a contract when he is of sound mind. यही conclusion निकाल कर रखे हैं. A person who is usually of sound mind but occasionally of unsound mind may not make a contract when he is of unsound mind. An agreement with a specific person is void. An agreement with idiot is void. If a lunatic enter into a contract while he is of unsound mind, an agreement during this period is void. A lunatic enter into a contract while he is of sound mind, an agreement during this period is void. अब ये वही नताइज जो अभी हम समझ कर आए हैं, यही सारी बातें हम एज आ नतीजा निकाल कर आए हैं. ऐसे ही है ना? अच्छा जी, आखिरी वाली बात को भी पढ़ते हैं. 8th पॉइंट पढ़ने लगा. A person who supplies necessities to a person of unsound mind or his dependent is entitled to be reimbursed from the property of such person of such claim is against the property of the person of unsound mind and not against the person personally. वही माइनर वाला स्टेटस अलॉट कर दिया, ठीक है ना? वही माइनर वाला स्टेटस अलॉट कर दिया कि अगर कोई शख्स उस अनसाउंड माइंड पर्सन को कोई नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सप्लाई करे, वही नेसेसिटीज की सारी बातें आ गई, ठीक है ना? हाँ, इसमें एक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ और भी ऐड हो सकती है कि अगर ये कोई शख्स ड्रग्स वगैरह लेता है तो इसको ड्रग्स प्रोवाइड करना भी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ में शामिल हो गया. जब तक हम इसकी रिहैबिलिटेशन नहीं कर लेते उस वक्त तक इसको ड्रग प्रोवाइड करना भी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ में शामिल हो गई है, ठीक है ना? वही, लेकिन यहाँ लॉ ने 2 बातें की है, वहां भी 2 बातें थी, लेकिन जहाँ जरा फोकस करके डिस्कस कर ले. माइनर में भी ऐसे था. किसको? इफ अ पर्सन, क्या लिखा हुआ जी? अ पर्सन हु सप्लाइज नेसेसिटीज टू अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और हिज डिपेंडेंट. अगर एक शख्स सही था, मेंटल डिसऑर्डर उसको अब हुआ, ये शादीशुदा था, इसके माइनर बच्चे भी हैं 2-3, वाइफ भी है. अब इस बंदे को चीजें सप्लाई करना और इसके डिपेंडेंट्स को चीजें सप्लाई करना, सब इसी कैटेगरी में आ रहे हैं. और हिज डिपेंडेंट भी बीच में शामिल है. लेकिन जैसे ही कोई बच्चा मेजर हो जाता है फिर वो डिपेंडेंट की लिस्ट से निकल जाता है. बात समझ आ गई? तो इन सारे लोगों को भी अगर आप कोई चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं तो वही माइनर वाला उसूल लगेगा. अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसमें से शेयर लिया जा सकता है, रीजनेबल प्राइस ली जा सकती है, और अगर नहीं है तो बस फिर इसका अजर आपको आखिरत में मिलेगा, दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा. क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, मिस्टर ए इज ल्यूनेटिक. लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है. अच्छा जी, मिस्टर बी इज साउंड माइंडेड पर्सन. Mr. B offered to Mr. A during his insanity interval to purchase his house for rupees 5 million. कौन सा इंटरवल चल रहा है? इंसैनिटी. इंसैनिटी इंटरवल कौन सा है? जिसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. Mr. A agreed to sell and contract was signed. Market value of the house was 15 million. अब एक इशारा दिया है यहाँ पे, 5 मिलियन का बेच रहा है, 15 मिलियन की मार्केट वैल्यू है. ये बात किसी दूसरी बात के साथ मिलकर तो इसका कोई मीनिंग है, लेकिन कंसिडरेशन में हम पढ़ कर आए, फेयर होना तो जरूरी कोई नहीं है. हाँ, जब ये मैच नहीं कर रही होती तो हमें शक पड़ जाता है 2 बातों का. या कंसेंट फ्री नहीं है या दिमाग फ्री है, ठीक है ना? इनमें से कोई एक मसला लग रहा है. या कंसेंट फ्री नहीं है या दिमाग फ्री है. तो यहाँ अब उसने ऊपर हमें तो बता भी दिया है, तो इसका मतलब है अब हम इसको कोरिलेट कर रहे हैं. अच्छा, अगर ये 15 मिलियन का ही खरीद लेता, वेल डन. और अगर 20 मिलियन का खरीद लेता,
फिर भी नहीं है। He has no capacity to contract at the moment. बात 5 मिलियन और 15 मिलियन की डिस्कशन नहीं हो रही है, वो तो इशारतन बात हो रही है, ज़िम्नन बात हो रही है। बात है कि इस बंदे की कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। अच्छा, When lucid interval of Mr. A start, he realized that contract was against his interest and he was thinking to sue Mr. B. क्या ये ऐसा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। जब उसे रीगेन किया उसने अपना ब्रेन, तो उसे ख्याल आया कि यार ये मैंने क्या किया, मैंने अपना घर क्यों बेच दिया भाई। क्या अब ये इस ग्राउंड पर अपील कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। जाकर कहेगा जज साहब को कि जनाब उस वक्त मैं साउंड माइंड नहीं था, और इसे बस ये साबित करना पड़ेगा कि मैं साउंड माइंड नहीं था जाहिर है जिस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और सामने वाली पार्टी को ये साबित करने की कोशिश करेगी कि नहीं जनाब उस वक्त ये साउंड माइंड था। अब इसे सपोर्ट मिल जाएगी। अगर आप अज्यूम करें ना कि ये केस चल रहा है, सामने वाला वकील कहता कि नहीं जनाब ये साउंड माइंडेड था, ये कहता नहीं सर मैं साउंड माइंडेड नहीं था। अब एक तो मेडिकल रिकॉर्ड आ जाएगा नवाज शरीफ की तरह, ठीक है ना, और एक आ जाएगा ये वाला फैक्ट कि सर जी अगर मैं साउंड माइंडेड होता तो मैं 15 मिलियन वाली चीज 5 मिलियन की क्यों सेल कर रहा था। अब ये सपोर्टिव एविडेंस बनेगा। हालांकि लॉ ये नहीं कहता कि फेयर मार्केट वैल्यू नहीं है, लेकिन इस सर्कमस्टांसेस में मार्केट वैल्यू का ना होना भी बता रहा है कि उस वक्त वो रैशनल डिसीजन नहीं ले पा रहा था। मैं फिर कह रहा हूं मार्केट वैल्यू कंसीडरेशन फेयर नहीं है। इसके मीनिंग अटैच किए जा सकते हैं फ्री कंसेंट के साथ, साउंड माइंड के साथ, लेकिन इन आइसोलेशन इसका कोई मीनिंग नहीं है। इन आइसोलेशन हाँ ये होता ही ना, वो कहते हैं इसने फ्री दे दिया है। फिर लॉ ने हमें एक उसूल बताया, अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड। अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड। हाँ 1 रुपया ले लेता है, अब उस बेस पर वॉइड नहीं है। हाँ किसी और बेस पर हो सकता है कि भाई मेरी फ्री कंसेंट नहीं थी, 1 रुपया तो उन्होंने गन पॉइंट पे मेरे से लिखवाया जी, मैं उस वक्त मेंटली साउंड माइंडेड नहीं था, इस वजह से ऐसा हुआ है। अब इसके साथ मिलकर इसकी कोई मीनिंग है, अदरवाइज इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो यहां तक का आंसर समझ आ गया हमें। अब मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करने लगा। Meantime, government announced metro train project and notice was received that rupees 2 million will be given as compensation against that. अभी ये सोच ही रहा था कि मैं अदालत में जाऊं और मैं अदालत में जाके कहूं कि जनाब मैं तो उस वक्त साउंड माइंडेड नहीं था। इतने में शहबाज शरीफ की हुकूमत आ गई और उसने आके मेट्रो ट्रेन अनाउंस कर दी। अब होता है जब गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट करती है, उस प्रोजेक्ट के अंदर जो लैंड्स आ रही होती है वो गवर्नमेंट की मलकियत है। एक उसूल है कि सारी चीजें तो गवर्नमेंट की मलकियत है, तो गवर्नमेंट अपने रेट्स पर चीजें दे देती, प्राइसेस पे कर देती है। जरूरी नहीं गवर्नमेंट फेयर मार्केट वैल्यू पे कर रही हो। अब गवर्नमेंट ने नोटिस दे दिया कि जनाब 2 मिलियन मिलेंगे आपको इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। ये जो अनसाउंड माइंड था, जो ये 2 घंटे पहले सोच रहा था कि ऐसी की तैसी मुकदमा करना है, इसने सबसे पहले वजू की, 2 नफल पढ़े कि या अल्लाह तेरा शुक्र है उस टाइम ये बंदा जब मैं अनसाउंड माइंडेड था मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर गया। अब ये अदालत में जा रहा है यही बंदा अनसाउंड माइंड जो था, और कह रहा है जनाब इसने मेरे से घर खरीदा हुआ है और अब पैसे नहीं दे रहा। और वो सामने वाला कह रहा है नहीं जनाब उस वक्त तो ये अनसाउंड माइंड था। तो लॉ बता रहा है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो ये मौकफ कभी नहीं इख्तियार कर सकता कि ये अनसाउंड माइंड था। ये अनसाउंड माइंड का मौकफ है कि वो कहे, यानी सामने वाले ने अनसाउंड माइंड होने के बावजूद अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वो लीगल है, वो इलीगल नहीं है अगर इसकी फेवर में चला गया। जैसे मैंने यहाँ सिचुएशन क्रिएट करके हमने कहा था ना, माइनर की फेवर में अगर कॉन्ट्रैक्ट चला जाए तो इन्फोर्सेबल हो जाता है। ये इस वक्त मतलब वॉइडेबल हो गया है एट दी ऑप्शन ऑफ मिस्टर ए। अब तो मिस्टर ए कह रहा है जनाब ये तो बड़ा अच्छा काम हो गया, उस वक्त इसने ले लिया था वरना तो मुझे 2 मिलियन मिलने थे। ये कहानी सारी समझ आ गई आपको।
ये वो बात थी जो वहां भी हम माइनर में भी करके आए थे कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में माइनर को फायदा पहुंच रहा हो तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट का ये वाला हिस्सा इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। इसी तरह अगर कॉन्ट्रैक्ट में अनसाउंड माइंड को कोई बेनिफिट पहुंच जाए तो ये वाला हिस्सा इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा। नहीं, जब भी नहीं ना, बस जाहिर है एक रीजनेबल प्रॉपर्टी की कीमतें तो बढ़ ही रही होती है ना, आगे ही चल रही होती है। और लॉ ये भी कहेगा कि भाई आप कब से, जब से अब तक अनसाउंड माइंड ही थे। तो नहीं जनाब, मैं तो 3 दिन ठीक हो गया था। नहीं, अब एक तो पहले बात हमने ये बात ऐसे भी की थी कि कोर्ट में जाके हमने ना लीगल पोजीशंस पढ़ रहे हैं। अब हम कह रहे कह सकता नहीं है, हम कह रहे अगर वो अनसाउंड माइंड है, अब है कि नहीं है ये तो साबित करने वाली बात है। ये वाला इल्म हम इस वक्त नहीं पढ़ रहे, ठीक है ना। इतना आसान नहीं है ना कि आप कहें जनाब मैं तो पागल था जी उस वक्त, ऐसे कैसे हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे इसका तो कोई प्रूफ देना पड़ेगा, इसका तो कोई एविडेंसेस होंगे, कोई मेडिकल रिकॉर्ड होगा, कोई प्लेटलेट्स कम करने पड़ेंगे, काफी लंबा चौड़ा काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। इतनी जल्दी से तो नहीं है काम हो जाएगा। तो इसलिए हम लॉ का उसूल पढ़ रहे हैं। उसूल ये है कि अगर वो बंदा उस वक्त अनसाउंड माइंड था तो फिर कॉन्ट्रैक्ट की कोई हैसियत नहीं है। और अगर अनसाउंड माइंड नहीं, अब जाहिर है सामने वाला भी तो साबित करेगा ना कि नहीं जनाब ये मेरे एविडेंसेस हैं, ये मेरे साथ गवाह थे। जब कोई रिटर्न एग्रीमेंट हम कर रहे होते हैं तो उसमें तो कोई गवाह भी होता है ना। जैसे प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो कोई प्रॉपर्टी एजेंट भी होगा, कोई और बंदा भी इन्वॉल्व होगा, कोई गवाह भी होंगे। वो कहेंगे नहीं जनाब ये बिल्कुल ठीक था उस वक्त। अब वो अपना मौकफ लड़ेगा, वो अपना मौकफ लड़ेगा, इसी में तो साल लग जाते हैं। फिर हम यहाँ उसूल की बात पढ़ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि कौन जीतेगा, कैसे साबित करेंगे, ये नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं अगर उस वक्त वो अनसाउंड माइंड था तो कॉन्ट्रैक्ट की कोई हैसियत नहीं है, और अगर अनसाउंड माइंड नहीं था तो कॉन्ट्रैक्ट लीगल है। और अगर वो उस वक्त अनसाउंड माइंड था और बाद के सर्कमस्टांसिस ने उसको कोई फायदा पहुंचा दिया है तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। अब उसको फायदा पहुंच गया, यहां फायदा पहुंच गया। फायदा पहुंचने का मतलब है अब वो इसको इन्फोर्स करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन मिस्टर बी इन्फोर्स करना चाहे तो नहीं कर सकता। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इसी तरह ही हम पढ़कर आए थे ना कि ऐसी सिचुएशन जिसमें इन्फोर्सेबिलिटी का राइट किसी एक पार्टी के पास आ जाए। ठीक होगी बात जी। तो ये सारा काम आज आप जाके करेंगे। आज आपके जिम्मे पहला काम पिछली वाली केस स्टडी को जाकर लिखना है, फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे और यहां से आगे बात करेंगे।